नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, बीएफएम का मॉड्यूल ए और बी का क्विक रिवीजन सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग मॉड्यूल सी को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारा कंटेंट आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। तो जिन लोगों ने मैकमिलन बुक को कंटेंट को पढ़ा है तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो शॉर्ट में कम समय में चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे जो भी पॉइंट्स आपने पढ़ा है। और यदि मान लीजिए पढ़ते वक्त कुछ पॉइंट छूट भी गया हो तो वो भी आप इस वीडियो से कवर कर पाएंगे। और जिन लोगों ने मैकमिलन बुक नहीं पढ़ा है तो वो लोग सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, वन लाइनर पॉइंट्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों, ट्रेजरी से रिलेटेड टॉपिक आपको पता होगा। तो ट्रेडिशनल रोल क्या है ट्रेजरी का? कैश को मैनेज करना, सरप्लस फंड को मैनेज करना और कंप्लायंस इंश्योर करना। देखिए, प्रॉफिट सेंटर शिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि 90s में जो रिफॉर्म्स आया उसके कारण से ट्रेजरी जो है एक प्रॉफिट सेंटर बन गया। मार्केट कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये बैंक एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल मार्केट से लिंक करता है। ये मार्केट रिस्क को हैंडल करता है इंटायर बैंक के लिए। एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एएलएम में। एएलएम होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। फिर दोस्तों, सिक्योरिटी फॉरेक्स को इंटीग्रेट कर दिया गया सिंगल ट्रेजरी में। इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड फंक्शन। जो हमारा ट्रेजरी है वो प्राइमरीली डील करता है शॉर्ट टर्म फंड से, फिर एसएलआर जो है इसका एक्सेप्शन है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेजरी जो है रिस्क को मैनेज करता है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में। और भारतीय कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी जो भारत में है वो कब से आया है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ है। फिर दोस्तों, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। रुपी जो होता है ना वो फ्रीली कन्वर्टेबल होता है करंट और खासकर कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि आरबीआई ने रिलैक्सेशन दे रखा है। ये सवाल सब दोस्तों जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। और ज़्यादातर आपको पता होगा कि मॉड्यूल सी मैक्सिमम थ्योरेटिकल ही है, न्यूमेरिकल बहुत कम है इसमें। तो थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है इस पर। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी में क्या बताया जा रहा है? करेंसी कन्वर्टेबिलिटी में कि रुपी जो है वो फ्रीली कन्वर्टेबल होता है करंट और लार्जली ऑन कैपिटल अकाउंट। प्लीज़ रिमेंबर इट। फिर दोस्तों, ग्लोबल मार्केट एक्सेस। बैंक जो है आरबीआई के अलाउंस को लिवरेज करती है एफडीआई के लिए, ईसीबी के लिए और ओडीआई के लिए। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ईसीबी होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ओडीआई होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली बैंक लिवरेज करती है आरबीआई के अलाउंस को ताकि फॉरेन करेंसी फंड का एक्सेस मिले। बैंक जो है डिस्टिंग्विश नहीं करती रुपी और फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को ट्रेजरी ऑपरेशन में। ग्लोबलाइजेशन और डोमेस्टिक मार्केट डेवलपमेंट के कारण आसान हो गया है फंड का ट्रांसफर होना अक्रॉस सेक्टर एंड करेंसी। इसे कहते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी जो है मैनेज करती है मार्केट रिस्क को, इसके अंदर करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। किसके माध्यम से? डेरिवेटिव के माध्यम से। तो दोस्तों, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के बीच में जो लिंक बढ़ा है, इससे क्या हुआ है कि डेरिवेटिव का यूज बढ़ गया है। किस पर्पस के लिए? रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए। ट्रेजरी जो है लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट को सर्व करती है। किस सर्विस के लिए? जैसे हेजिंग हो गया, लोन हो गया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सभी सर्विसेज के लिए। दोस्तों, ट्रेजरी ट्रांजेक्शन जो कस्टमर के साथ होता है उसे हम लोग मर्चेंट बिजनेस भी कहते हैं। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो एक एक पॉइंट को मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप जो है चीज़ों को समझ पाए, क्योंकि पूरा थ्योरी ही है तो समझाना तो ऐसा कुछ है नहीं। और समझना है तो दोस्तों ये वीडियो पार्टिकुलरली समझने के लिए नहीं है, इसमें रिवीजन के लिए है। तो दोनों में अंतर होता है। जब आप चीज़ों को समझते हैं तो आप टाइम देते हैं उस चीज़ को, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम पूरे के पूरे मॉड्यूल सी को रिवाइज कर रहे हैं 40 से 50 मिनट में। सो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको रिवाइज जरूर करवा दूंगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द वीडियो, बिकॉज आई गेट सम कमेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, दिस वीडियो इज ओनली फॉर रिविजन पर्पज। ओके, सो वंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग, then you watch this video so that you can revise the entire content in the short span of time. Now, integrated treasury function की बात करें तो CRR और SLR से compliance होगा, ग्लोबल कैश मैनेजमेंट है, फिर एफिशिएंट मर्चेंट सर्विस है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरेक्स, मनी और सिक्योरिटी मार्केट में है, रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट है। दोस्तों, डिस्टिंक्ट ट्रेजरी रोल की बात करें, सबसे पहला आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो ये ट्रेजरी क्या करता है कि करेंसीज के अक्रॉस जितने भी फंड है सभी को हैंडल करता है। प्रोप्राइटरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे बैंक प्रॉफिट का भी ट्रेडिंग होता है। ट्रेड्स फॉर क्यों ट्रेडिंग करते हैं? बैंक के प्रॉफिट के लिए। और रिस्क मैनेजमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एएलएम में हेल्प करता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, और रिस्क को भी मैनेज करता है। तो ये तो हो गया ट्रेजरी के रोल क्या क्या है। अब जरा बुक मैनेजमेंट की बात करें तो 3 तरह के बुक होते हैं। एक होता है एएलएम बुक। एएलएम बुक के अंदर इंटरनल रिस्क और लिक्विडिटी मैनेजमेंट आता है। दूसरा होता है मर्चेंट बुक, इसके अंदर क्लाइंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं। और तीसरा होता है ट्रेडिंग बुक, ये प्रोप्राइटरी पोजीशन को मैनेज करता है। तो ये 3 तरह का बुक मैनेजमेंट है
ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि डोमेस्टिक जो है ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट हुआ, कैपिटल का फ्लो आसान हो गया, रेगुलेशन कम से कम हो गया, इसमें एडिशनल कैपिटल फ्लो हो गया, जो हमारा रेगुलर ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन था वो तो था ही, इसके अलावा एक एडिशनल कैपिटल फ्लो भी हुआ। तो ये सभी हमारे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं। कैपिटल फ्लो का इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो कंट्रीज़ जो है अनइवन कैपिटल फ्लो को रेगुलेट करते हैं सेंट्रल बैंक के माध्यम से, इमर्जिंग मार्केट ने एक फ्री कैपिटल फ्लो को एम्ब्रेस किया ग्रोथ और रिसोर्स एक्सचेंज के लिए। मल्टी डायमेंशनल फ्लो मतलब क्या हुआ कि पोर्टफोलियो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल बोरिंग, ग्लोबल इशुएंस, मर्जर एक्सेट्रा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ये मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है, सिस्टमिक रिस्क को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट जो है क्रॉस बॉर्डर कैपिटल को रेगुलेट करती है स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया में क्या रिफॉर्म आया दोस्तों कि आरबीआई और फेमा ने कंट्रोल को रिलैक्स कर दिया 90s से, करंट अकाउंट फुल्ली लिबरलाइज हो गया, कॉशियस अप्रोच हुआ कैपिटल और अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है हमारे ट्रेजरी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा जो रेगुलेटरी इंटरवेंशन है वो कॉशियस हो गया रिस्क के कारण, और जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी था ये अभी तक आरबीआई ने परमिशन नहीं दिया। याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो मैंने आपको बताया था ना रुपी का, वो फुल्ली नहीं है, इट इज़ पार्शियली कन्वर्टेबल, राइट। तो अभी तक आरबीआई ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को परमिट नहीं दिया है। एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये यहाँ पे ये देखिए एक्सचेंज रेट जो होता है ना वो इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट रेट से, जीडीपी से और ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन की बात करें तो देखिए सेबी हो गया, IRDAI हो गया, CCIL हो गया, NSDL हो गया, सिविल हो गया, ये सभी मार्केट को सपोर्ट करते हैं। प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, ये क्या करते हैं, डेब्ट और इक्विटी मार्केट को और डीप बनाते हैं। पेमेंट सिस्टम की बात करें तो RBI, CCIL ये ग्लोबल लेवल से सेटलमेंट सिस्टम को क्रिएट करते हैं और ये हेल्प करते हैं फॉरेक्स, मनी मार्केट और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में। प्रोडक्ट रेंज एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे पहले रुपी डेरिवेटिव का फेज वाइज इंट्रोडक्शन हुआ, स्वैप, फॉरवर्ड, ऑप्शन, ये सभी को वाइडली यूज़ किया जाने लगा। करेंसी, IRF, CDS होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो करेंसी फ्यूचर ट्रेड विद गुड लिक्विडिटी, IRF ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगल नेम CDS इंट्रोड्यूस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो दीज आर द थिंग। आरबीआई ने क्या रिलैक्सेशन किया कि बैंक जो है फॉरेन करेंसी में बोरो कर सकते हैं ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से। 100% अनइम्पेयर्ड टियर 1 कैपिटल का लिमिटेड, ठीक है, या $10 मिलियन, तो बैंक बोरो कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से। और लिमिटेशन कितना है, 100% ऑफ अनइम्पेयर्ड टियर 1 कैपिटल या $10 कर सकते हैं 10 मिलियन। ग्लोबलाइजेशन क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ट्रेजरी का जो स्कोप हुआ वो ग्लोबली एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और ट्रेजरी एक प्रॉफिट सेंटर के रूप में काम करता है। पहले तो सर्विस सेंटर हुआ करता था, प्रॉफिट सेंटर हो गया। इसको इंटीग्रेट किया गया ताकि सरप्लस जनरेट कर सकें, सप्लीमेंट कर सकें कोर बैंक के प्रॉफिट को। ट्रेजरी में जो प्रॉफिट जनरेशन होता है दोस्तों, ये ऑपरेट होता है लो क्रेडिट रिस्क इंटर बैंक मार्केट। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि हाईली लिवरेज विथ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, लो ऑपरेशनल कॉस्ट कंपेयर टू ब्रांच बैंकिंग। तो ट्रेजरी में जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट होता है ना वो कम होता है एज कंपेयर टू ब्रांच बैंकिंग। ट्रेजरी का प्रॉफिट सोर्स क्या क्या है, तो मेजर इनकम आता है कन्वेंशनल फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से। प्रॉफिट जो हम स्प्रेड से जनरेट करते हैं बाइंग और सेलिंग में, वो भी प्रॉफिट आता है ट्रेजरी का। और ये हमारा ओवरनाइट ओपन पोजीशन को कम करता है ताकि एक्सचेंज रिस्क को हम लोग मिटिगेट कर सकें। मनी मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर लैंडिंग होता है, बोरोइंग होता है। मनी मार्केट में ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ फंड को डिटरमाइन कर सके ब्रांचेस से। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं SLR के लिए। कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलप किया गया आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के बाद, ये रिमूव किया गया लेट 90s में। दोस्तों ट्रेजरी का प्रॉफिट का सोर्स कहाँ से आता है, तो प्राइमरी इनकम आता है फॉरेक्स से, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट होता है वो वहाँ से आता है। और साथ ही साथ प्रॉफिट जो आता है वो मार्केट ऑपरेशन से भी आता है। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की बात करें तो ट्रेजरी जो है इंटरेस्ट डिफरेंशियल को एक्सप्लॉइट करता है। करेंसी में जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है ना उसको ट्रेजरी एक्सप्लॉइट करता है। एक मार्केट में खरीदता है, दूसरे मार्केट में बेचता है प्रॉफिट के लिए। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी OTC से भी आता है, ओवर द काउंटर फ्यूचर से भी आता है, फ्यूचर मार्केट डिस्पैरिटीज से भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं कैसे आर्बिट्रेज ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है कि आप पहले सरप्लस रुपी को आइडेंटिफाई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए बाय और सेल स्वैप को, और डॉलर फंड को प्लेस कीजिए अब्रूड में इस रेट में। मतलब एक मार्केट में खरीदना और दूसरे मार्केट में बेचना ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए, इसे ही हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है ताकि फंड रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकें। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में दोस्तों जिस बैंक का AD1 लाइसेंस होता है वो करेंसी ट्रेड करती है सेट लिमिट सेट, जो
लिमिट सेट किया गया उसके अंतर्गत। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में इंगेज होती है प्रॉफिट के लिए। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे एक्टिवली ट्रेडेड जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी मार्केट में। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग की बात करें तो सिक्योरिटाइज क्रेडिट रिसीवेबल को ट्रेड किया जाता है, पार्टिसिपेशन नोट पे ट्रेड किया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन गाइडलाइंस क्या करती है, आरबीआई गाइडलाइन इशू करती है सिक्योरिटाइजेशन के लिए, और एक सिंगल नेम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को इंट्रोड्यूस करती है किस पे, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे। फ्रेंड्स, यदि आप एक ऐसे कोर्स को सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली रिवीजन मिल जाए, वो भी कम से कम समय में, तो ये कोर्स आपके लिए मोस्ट सुटेबल है। बीएफएम का कैप्सूल कोर्स है ये। इसके कंटेंट को आप देख सकते हैं, वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ और हमारा जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज है कंटेंट फोल्डर, तो इसमें आपको क्विकली डिवाइज हो जाएगा सारा कंटेंट। उसके अलावा फॉर्मूला पीडीएफ का एक सेपरेट से पीडीएफ बना रखा है ताकि आप सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर पाएँ। उसके अलावा एक केस स्टडी का एक सेपरेट पीडीएफ दिया हुआ है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको दोस्तों इस पार्टिकुलर कोर्स में डेली क्विजेज दिए जाते हैं। डेली क्विजेज में दोस्तों टोटल आप देख सकते हैं कि 80 टेस्ट हैं और मैं इसमें डाल ही रहा हूं। तो दोस्तों प्रत्येक टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चन है, मोर देन 1600-1700 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं ताकि आप देख पाएँ कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेगा और सैम्पल पीडीएफ भी आप जाके दे सकते हैं। ये सभी कंटेंट आपको मात्र 75 रुपये में मिल रहा है। तो डिटेल जानकारी के लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। नाम है कोर्स का बीएफएम कैप्सूल कोर्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो बैंक को परमिशन दिया गया है कि वो डेरिवेटिव में ट्रेड कर सके, राइट, और उसके अलावा इन्हांस कर सके प्रोडक्ट के रेंज को ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए। ट्रेजरी प्रोडक्ट फॉर कॉर्पोरेट, ट्रेजरी जो है डेरिवेटिव को बेचता है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को बेचता है कॉर्पोरेट को ताकि करेंसी को हेज किया जा सके। ट्रेजरी इनकम में एक सिग्निफिकेंट पोर्सन होता है ग्रॉस इनकम ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि ट्रेजरी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रांसफर प्राइसिंग में। इसमें कॉस्ट ऑफ फंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मैच्योरिटी मिसमैच सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। आरएआरओसी बेस्ड प्राइसिंग मॉडल क्या होता है कि बैंक जो है आरएआरओसी बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को यूज़ करती है ताकि कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकाल सके अंडर बेसल 3 गाइडलाइन। ट्रेजरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है या तो डिपार्टमेंट के रूप में या स्पेशलाइज्ड ब्रांच के रूप में, जो कि ऑटोनॉमी मेंटेन करती है अपने अकाउंटिंग सिस्टम से। ट्रेजरी को हेड किया जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि सीएफओ या सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, जो ये 3 मेन डिवीजन ओवरसीज करते हैं। इसमें 3 डिवीजन होता है, डीलिंग रूम जिसको फ्रंट ऑफिस कहते हैं, बैक ऑफिस जो कि सेटलमेंट करता है, और मिड ऑफिस जो कि रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, डीलिंग रूम यानी फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस सेटलमेंट करेगा और मिड ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट का काम करेगा। डीलिंग रूम में चीफ डीलर होते हैं, वो फ्रंट ऑफिस को मैनेज करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड डीलर हैंडल करते हैं फॉरेक्स को, मनी मार्केट को, सिक्योरिटीज़ को और कॉर्पोरेट डील्स को। एएलएम डेस्क क्या होता है, ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करेगा लार्जर बैंक में। सिक्योरिटी मार्केट को प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट हैंडल किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो कि ट्रेजरी के अंदर होते हैं। फ्रंट ऑफिस का रोल ये है कि वो इनका फोकस होता है डील एग्जीक्यूशन में बिना सेटलमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए। बैक ऑफिस क्या करता है कि ये सेटल करेगा डील को, ट्रांजेक्शन कन्फर्म करेगा और बुक कीपिंग को हैंडल करेगा, बहुत सारे अकाउंट को मेंटेन करेगा। CCIL इंश्योर करता है कि जो हमारा सेटलमेंट के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसे CCIL इंश्योर करेगा। और दोस्तों फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो बहुत सारे लिक्विड मार्केट होते हैं मेजर फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी के लिए, जैसे कि USD, यूरो, GBP, JPY, CHF। तो फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी को एक्टिवली ट्रेड किया जाता है। पार्सली कन्वर्टेड करेंसी को अभी भी लिक्विडिटी है। मार्केट फ्यूचर की बात करें तो ट्रांसपेरेंट है, वर्चुअल है, बाउंड्रीलेस है और फास्ट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है। लिक्विडिटी और ट्रेडिंग आवर की बात करें तो हाईली लिक्विड है, 24/7 ऑपरेट होगा। ट्रेडर को अलाउ किया जाता है कि वो खरीदे बेचे करेंसी एनी टाइम ग्लोबली। दोस्तों प्राइस डिस्कवरी की बात करें तो एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होता है, 2 वे कोड्स होते हैं। स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि प्राइमरी फॉर करेंसी ट्रेडिंग, सेटलमेंट होकर 2 वर्किंग डे फ्रॉम द ट्रेड डे। तो सेम डे सेटलमेंट होता है तो उसको हम लोग रेडी डेट कहते हैं। स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि इंटरमीडिएट करेंसी ट्रांजेक्शन विद सेटलमेंट इन 2 वर्किंग डे, T+2 डेज होता है। TOD यानी कैश और एक होता है हमारा TOM यानी अगले दिन। ये सभी रेट्स को कोड किया जाता है एट डिस्काउंट टू द स्पॉट रेट। दोस्तों फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि फ्यूचर करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है और रेट को आज के दिन का कोड किया जाता है। रेट हमें डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, जो कि रिस्क फ्री रेट को रिफ्लेक्ट करता है। NDF होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। तो दोस्तों जो हम इसे ऑफशोर ट्रेड किया जाता है नॉन कन्वर्टेबल करेंसी के लिए, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग हेजिंग इन रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। NDF की मार्केट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर हेज इन कंट्रोल मार्केट, हेज फंड एंड बैंक स्पेकुलेट।
फीचर्स की बात करें तो फीचर एक्सचेंज ट्रेड होता है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, फिजिकल डिलीवरी कम से कम होता है, अपोजिट ट्रेड की तरह क्लोज किया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइंग सेलिंग एसेट को खरीदने या बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ऑप्शन कहते हैं। अमेरिकन ऑप्शन का मतलब आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूरोपियन ऑप्शन का मतलब आप केवल एक्सपायरेशन पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्वैप स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन का कॉम्बो होता है। इसके अंदर कैश फ्लो एक्सचेंज किया जाता है। स्वैप का यूज़ क्या है, फंड रिक्वायरमेंट एंड प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है, यूएसडी आईएनआर को स्वैप को यूज किया जाता है प्रॉफिट के लिए। आप हायर रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट है उससे अर्न कीजिए। यूएसडी के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट ज़्यादा है उससे अर्न कीजिए। करेंसी स्वैप क्या होता है कि करेंसी और इंटरेस्ट मिसमैच को मैनेज कीजिए। कन्वर्ट लोन कैश फ्लो बिटवीन करेंसी। दोस्तों स्वीप फैसिलिटी क्या होता है कि ट्रेजरी इंटरेस्ट अर्न करता है आइडल फंड पे। जो भी नॉस्ट्रो अकाउंट में जो आइडल फंड रहता है उस पर ट्रेजरी इंटरेस्ट अर्न करता है। लोन इन एडवांस, ट्रेजरी क्या करता है कि फॉरेन करेंसी फंड को क्लियर करता है इससे पहले कि एडवांस को सैंक्शन करे। वर्किंग कैपिटल इन फॉरेन करेंसी, तो बैंक FCNR लोन, PCFC और बिल डिस्काउंट को यूज़ करती है फॉरेन करेंसी वर्किंग कैपिटल के लिए। और उसके अलावा शॉर्ट टर्म फंडिंग में ट्रेजरी एक्टिवली मैनेज करता है शॉर्ट टर्म फंड को। रीडिस्काउंटिंग में ट्रेजरी रिफाइनेंस करता है फॉरेन बिल जो कि दूसरे बैंक ने परचेज किया। मनी मार्केट प्रोडक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म रिसोर्स होता है, मैच्योरिटीज़ अंडर 1 ईयर। इंटरबैंक मार्केट की बात करें इसके अंदर कॉल, नोटिस, टर्म मनी मार्केट आता है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, ओवरनाइट प्लेसमेंट होता है। ये इंडिकेट करता है इंटरबैंक लिक्विडिटी को। तो ये माइवॉर क्या होता है, बेंचमार्क रेट होता है ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट स्वैप के लिए। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, प्राइमरी डीलर, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये सभी माइवॉर में पार्टिसिपेंट होते हैं। नॉन बैंक प्लेयर में बताया जा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड को फेज आउट कर दिया गया कॉल मनी मार्केट से अगस्त 6, 2005 से। नोटिस मनी में दोस्तों 2 से 14 दिन तक ट्रांजैक्शन होता है जो कि हमारे ओवरनाइट कॉल मनी मार्केट से अलग होता है। टर्म मनी मार्केट में फ़ंड को फ्रीज किया जाता है 14 दिन से लेके 1 साल तक। प्रूडेंशियल लिमिट की बात करें तो पार्टिसिपेंट डिटरमाइंड है। फिर दोस्तों शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो लिमिट जो है कैपिटल फंड पे बेस्ड होता है। कॉल, नोटिस और इंटरनल लिमिट, टर्म लिमिट फॉर टर्म। पेमेंट बैंक और आरबीज की बात करें तो सिमिलर लिमिट होता है कैपिटल फंड पे बेस्ड। कोऑपरेटिव बैंक लिमिट को सेट किया गया है एग्रीगेट डिपॉजिट का 2%। प्राइमरी डीलर का जो लिमिट होता है वो नेट ऑन फंड से टाइड होता है कॉल, नोटिस और टर्म मनी के लिए। इंटर बैंक मार्केट की बात करें तो ये फोरफ्रंट होता है इन सिग्नलिंग चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड सिस्टम लिक्विडिटी। माइवॉर क्या होता है, की बेंचमार्क होता है फ्लोटिंग रेट डेप्ट का और ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट स्वैप का। CRR SLR की बात करें तो ये बेसिकली RBI के टूल्स हैं जो कि लिक्विडिटी को अफेक्ट करेंगे। CRR को इंटरेस्ट अर्न नहीं करता। फिर दोस्तों ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरप्लस कैश को इन्वेस्ट किया जाता है पोस्ट CRR SLR कंप्लाइंस। ट्रेजरी गवर्नमेंट, फाइनेंशियल और कंपनी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करता है। दोस्तों टी बिल की बात करें, ट्रेजरी बिल की बात करें तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशूड 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज मैच्योरिटीज़ होता है जिसको प्राइस किया जाता है डिस्काउंट पे। इम्प्लिसिट यील्ड क्या होता है तो बेसिकली इंटरेस्ट जो हम डिस्काउंट से कैलकुलेट करते हैं। इशुएंस इस शेड्यूल क्या होता है, वीकली होता है 91 डेज़ के लिए, फोर्टनाइटली होता है 182 डेज़ के लिए और 364 डेज़ के ट्रेजरी बिल के लिए। बोरोवर रेंज, बैंक, प्राइमरी डीलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल पार्ट्स ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर दोस्तों कन्वीनियंस फॉर बैंक, ट्रेजरी बिल जो है रिस्क फ्री लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है हायर यील्ड के साथ। और सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेटल किया जाता है CCIL के माध्यम से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। कैश मैनेजमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट कैश नीड के लिए और इसका मैच्योरिटी 91 डेज से भी कम होता है। इसका फीचर है कि फ्लेक्सिबल टेनियर है, डिस्काउंट में इशू किया जाता है, ट्रेडेबल है और SLR के लिए एलिजिबल होता है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश मैनेजमेंट बिल के रिगार्डिंग। और ऑक्शन जो अनाउंस किया जाता है 1 दिन पहले ही और इसको सेटल किया जाता है T+1 बेसिस पे। फिर कमर्शियल पेपर की बात करें तो कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट होता है, 7 दिन से लेकर 1 साल का मैच्योरिटी होता है। एलिजिबल इशूअर में कॉर्पोरेट, NBFC, AIFI, LLP ट्रस्ट आते हैं। फिर दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या है कि A3 का क्रेडिट रेटिंग चाहिए, स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन चाहिए फंड बेस्ड फैसिलिटी के लिए और इनको इशू किया जाता है कम से कम 5 लाख के लिए डीमेट फॉर्म में थ्रू इशू एंड पेइंग एजेंट यानी IPA के द्वारा। बैंक जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट को यूज़ करती है ताकि क्रेडिट को इन्हांस कर सके कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए जो कि CP को इशू कर रही है। ये CP समझ में आ गया आपको, कमर्शियल पेपर होता है तो ये लो क्रेडिट रिस्क, शॉर्ट टर्म, इशूड एट डिस्काउंट इन डीमैट फॉर्म, ठीक है। एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, OTC ट्रेड रिपोर्ट इन
15 मिनट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? अनसिक्योर डेप्ट होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगेंस्ट फंड नेगोशिएबल हायर इंटरेस्ट। बैंक जो है इशू करती है, इसका मैच्योरिटी होता है 7 दिन से लेकर 1 साल तक, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इशू करती है उसका मैच्योरिटी 1 से लेकर 3 साल तक का होता है। इसको डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। ये लोन के लिए नहीं होता है या प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट लेस एक्टिव होती है दोस्तों। सीडीज जो को इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, जो कि CRR और SLR से सब्जेक्टेड होता है। OTC ट्रेड रिपोर्टेड विद इन 15 मिनट्स टू क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम FTRAC। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेकेंडरी मार्केट सेटल्ड ऑन डिलीवरी वर्सेस पेमेंट बेसिस, इशू टू ऑल इंडिया रेसिडेंट, बायबैक आफ्टर 7 डेज, नॉट फॉर रीसेल। मार्केट रिपो की बात करें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है लैंडिंग और बोरोइंग का 1 दिन से लेकर 1 साल तक का। इसके अंदर परचेज और रीसेल होता है सिक्योरिटीज़ का। RBI रेपो को अलाउ करती है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी में। काउंटर पार्टी खरीदेगा, एग्री करेगा कि वो रीसेल करेगा आफ्टर अ सेट पीरियड। फिर दोस्तों हेयर कट जो होता है लगभग 5% का होता है, जो कि प्राइस रिस्क को कवर करेगा। ये RBI का जो रेपो डायरेक्शन है उससे गवर्न होता है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो बोरोइंग होता है वो CRR और SLR के लायबिलिटीज़ होते हैं। फिर दोस्तों रेपो ट्रांजेक्शन की बात करें, इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज़ आते हैं जिनको एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, ETP या OTC। इनको FTRAC पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं या क्लियर कॉर्प रिपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम में रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट डेब्ट रिपो क्या होता है? इसको लाया गया था 2010 में। इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन है क्योंकि एडेड क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है इसमें। और दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड रेपो फॉलो रिकॉग्नाइज एक्सचेंज और CB रेगुलेशन। CB का रेगुलेशन फॉलो करेगी या एक्सचेंज का जो रिकॉग्नाइज एक्सचेंज है उसके रेगुलेशन को फॉलो करेगी। TREPS होता है ट्राइपार्टाइट रेपो ट्रेड्स। तो जो थर्ड एंटिटी है यानी ट्राई पार्टी एजेंट है, ये फैसिलिटेट करती है कोलैटरल सेटलमेंट में। ठीक है, तो CCIL ने क्या किया? CBLO को रिप्लेस कर दिया TREPS से, जो कि ट्राई पार्टी एजेंट की तरह काम करती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्राई पार्टी एजेंट फुल फॉर्म में ही है। तो मेंबर को CCIL और CCDS मेंबरशिप चाहिए होता है TREPS डील के लिए। CCIL इनोवेशन प्रोवाइड करेगा, नेट सेटलमेंट प्रोवाइड करेगा और कलेक्ट करेगा इनिशियल मार्जिन को। TREP यानी ट्राई पार्टी रेपो। CCIL ने डिमांड किया MTM मार्जिन ऑन प्राइस फॉल। एलिजिबल पार्टिसिपेंट की बात करें तो इसमें हमारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ आएंगे, लिस्टेड कॉर्पोरेट आएंगे और अनलिस्टेड कंपनीज आएंगे स्पेशल सिक्योरिटीज़ के लिए। टेनर की बात करें तो वह एक दिन से लेकर 1 साल तक का टेनर होता है। एलिजिबल एजेंट की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। रेपो अंडर LAF तो RBI का टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। तो बैंक जो है RBI को बेचती है शॉर्टेज में और सरप्लस में खरीदती है। इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो डिसाइड करता है रेट को। ठीक है, अब दोस्तों रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो RBI 14 दिन का वेरिएबल रेट रेपो और रिवर्स रेपो कंडक्ट करती है रिपोर्टिंग फ्राइडे को। सरप्लस फंड जो कि RBI के पास पार्क रहता है अंडर रिवर्स रेपो विंडो। रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑक्शन होता है 1 से लेकर 13 दिन तक। फिक्स रेट रिवर्स रेपो ओपन 5:30 PM टू 11:59 PM। SDF होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये ऑपरेशनल है 8 अप्रैल 2022 से। ये फिक्स रेट रिवर्स रेपो को रिप्लेस कर दिया। ये अवेलेबल होता है शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक। फिर दोस्तों इंटरेस्ट रेट होता है 25 बेसिक पॉइंट सेल बिलो पॉलिसी रेपो रेट। डिपॉजिट नॉट अ पार्ट ऑफ CRR बट एलिजिबल फॉर SLR, यानी इसमें जो डिपॉजिट है वो SLR के लिए एलिजिबल होता है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए। और मिनिमम बिड साइज 1 करोड़ का होगा, उसका मल्टीपल होगा। MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। 9 मार्च 2011 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये अलाउ करता है ओवरनाइट फंड ऑफ अप टू 2% ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है। और एनहांस लिमिट 3% को विड्रॉ किया गया 1 जनवरी 2022 को, जो कि हमारा 2% तक रह गया। बिल डिस्काउंटिंग की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म बिल डिस्काउंटिंग बूस्ट आपकी लिक्विडिटी को बूस्ट करता है। लैंडिंग बैंक गेंस टर्म मनी रेट्स, बोरोइंग बैंक इंप्रूव कैपिटल एडिक्वेसी। तो ये होता है हमारा बिल डिस्काउंटिंग। सिक्योरिटीज़ मार्केट में सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आता है जो कि RBI इशू करती है। इसे एक्टिवली ट्रेड किया जाता है। ऑक्शन डिटरमाइन करता है बॉन्ड के प्राइस को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो यील्ड है वो कूपन रेट से अलग होता है। इसे यूज किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। SLR को कैप्ट किया गया है 40%, अब 18% हो गया। ये अल्टरनेटिव को अलाउ करता है जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर बॉन्ड। SLR क्या करता है? बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्रीफर करती है। SLR के केस में कैश, गोल्ड या ब्रांच लेवल कैश बैलेंस ये भी क्वालिफाई होता है SLR के फुलफिलमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात करें तो बैंक कैटेगराइज करती है इन्वेस्टमेंट को HTM, AFS या HFT। AFS सिक्योरिटी को क्वार्टरली मार्क किया जाता है। GSEC मार्केट में दोस्तों बैंक ट्रेड करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इकोनॉमिक इंडिकेटर के बेसिस पे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है आपको गाइड करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड को। कॉर्पोरेट डेट पेपर क्या होता है? नॉन SLR सिक्योरिटीज़ होता है बैंक के लिए।
कॉर्पोरेट डेट पेपर CDP जो है ट्रेडेबल है, डीमेट फॉर्म है, एक्टिव सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। फिर दोस्तों फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली ये कूपन लिंक्ड होता है बेंचमार्क से, जो कि जिसे पीरियडिकली रीसेट किया जाता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड को डिस्काउंट पे सोल्ड किया जाएगा और इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे किया जाएगा। स्टेप अप कूपन में क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। पीरियड बॉन्ड क्या होता है, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट और विद प्रीमियम। कोलेटराइज ऑब्लिगेशन क्या है कि बॉन्ड जिसको हम लोग स्टॉक के द्वारा या दूसरे कोलेटरल के द्वारा सिक्योर किए हुए उसे हम लोग कहते हैं कोलेटराइज ऑब्लिगेशन। पुल कॉट ऑप्शन बॉन्ड क्या होता है, तो ये ऑफर करता है कॉल ऑप्शन एंड स्टेप अप कूपन। लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है, ट्रस्टी सेफगार्ड बॉन्ड होल्डर्स इंटरेस्ट कैन टेक लीगल एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। रेगुलेशन तो कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइन से गवर्न होती है। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, डेप्ट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। बॉन्ड होल्डर जो है डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, इसे ही हम लोग कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। बेनिफिट क्या है कि कोई डेप्ट का रिपेमेंट नहीं होता है, ये इक्विटी बेस को स्ट्रेंथन करता है। इक्विटीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बैंक इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटीज़ में कैपिटल मार्केट लिमिट के अंदर। कैपिटल टाइप की बात करें तो पहला होता है इक्विटी मतलब कि वोटिंग राइट के साथ या वोटिंग राइट के बिना। एक होता है प्रेफरेंस कैपिटल, कुमुलेटिव या नॉन कुमुलेटिव, रिडेमेबल या इरिडेमेबल, पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल, ये सभी हमारे प्रेफरेंस के अलग अलग पार्ट हैं। इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें तो ये फंडामेंटल के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, मैक्रो फैक्टर होता है। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। BSE NSE मेजर एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डेरिवेटिव पॉपुलर है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इन्वेस्टर कौन कौन से होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो FII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक, ट्रेजरी, कॉशियस, प्रूडेंशियल सीलिंग बाय RBI। सीलिंग की बात करें तो बैंक एक्सपोजर को कैप किया गया है इन्वेस्टी कैपिटल के 30% का। दोस्तों डोमेस्टिक ग्लोबल इंटरेक्शन की बात करें, ओवरलैपिंग मार्केट इंटरेक्शन वेयर फंड कैन बी फ्रीली स्वैप्ड। फेमा गवर्न करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो ये क्लासीफाई किया जाता है FDI, FPI और FII में। FDI का बेसिक की बात करें तो अनलिस्टेड या 10% प्लस इन लिस्टेड इंडियन कंपनी। डायल्यूशन कंसिडरेशन की बात करें तो फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस होता है, इट इंक्लूड्स ऑल पोटेंशियल कन्वर्जन। FPI के हाईलाइट की बात करें तो जो भी हमारा 10% से कम का इन्वेस्टमेंट होता है लिस्टेड इंडिया फर्म में, CB रेगुलेशन 2014 जो है FPI को गवर्न करती है। FPI का स्टेटस की बात करें तो फॉर्मर FII को FPI मान लिया गया 2017 तक। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्कोप की बात करें तो इसके अंदर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आती है रिपैट्रिएबल बेसिस पे, ये कवर करता है इंडियन कंपनीज़ को और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। प्रोहिबिशन क्या है, कौन कौन से सेक्टर रिस्ट्रिक्टेड है, लॉटरी, गैम्बलिंग और चूक उस तरह के चिट फंड। एक्सेप्शन क्या है, NRI और OCI को एक्सेप्शन दिया गया है नॉन रिपैट्रिएबल चिट फंड में। प्रोहिबिटेड सेक्टर की बात करें तो निधि कंपनी पे, TDR ट्रेडिंग पे, रियल एस्टेट पे और टबैको रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग पे, इस पर भी हमारा रेस्ट्रिक्शन है FPI से रिलेटेड। दोस्तों इस सेक्टर स्पेसिफिक लिमिट की बात करें तो फेमा 20R सेक्टोरल रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की बात करें तो लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग के लिए प्रोहिबिटेड है। स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है यदि मान लीजिए बांग्लादेश या पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट है तो। GDR होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये कन्वर्टेबल होता है स्पेसिफिक इक्विटी शेयर में, इसे अब्रोड में इशू किया जाता है और इसे इंटरनेशनली ट्रेड किया जाता है। कोई विद एक्सचेंज रिस्क, सारा का सारा एक्सचेंज रिस्क जो ओवरसीज इन्वेस्टर है वो बॉन्ड करते हैं। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट की बात करें तो इसको US में ट्रेड किया जाता है, ये इसको सॉलिसिटेट किया जाता है। सॉलिसिटेशन अलाउड ओनली इन US, कॉम्प्लाइंस विद US GAAP स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। IDR को इशू किया जाता है, फॉरेन कंपनी जो IDR इशू कर सकती है। रूल्स और रेगुलेशन, सेबी का रेगुलेशन को कॉम्प्लाइंस होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फर्म को रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए। IDR जो होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है। दोस्तों IDR ट्रेडिंग की बात करें तो FPI, NRI, OCI ये ट्रेड कर सकते हैं IDR ट्रेडिंग में। NRI या OCI, NRI होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, OCI होता है ओवरसीज। तो ये OCI जो है ये NRI या FCNRB अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल कैप जो IDR ट्रेडिंग पे रखा गया है वो $5 बिलियन का है और ये सेबी के द्वारा मॉनिटर किया जाता है IDR ट्रेडिंग। ट्रांसफर, रिडेम्पशन और फंजिबिलिटी की बात करें तो रिडेम्पशन 1 साल के अंदर एक साल के बाद हो सकता है। फेमा के अंतर्गत लिमिटेड 2 वे फंजिबिलिटी है। स्पेसिफिक कंडीशन होता है लिस्टेड फर्म के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए और रेजिडेंट होल्डिंग और सेलिंग अंडरलाइंग एसेट। लैंडर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन बैंक ब्रांच फॉर FCY, फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इंडिविजुअल एज लैंडर ओनली फॉरेन इक्विटी होल्डर और सब्सक्राइबिंग टू बॉन्ड। बॉरोवर एंड यूज़ की बात करें तो ब्रॉडली परमिटेड एंड यूजेस होते हैं। स्पेशल रिस्ट्रिक्शन होता है रियल एस्टेट के लिए, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन। ऑल इन कॉस्ट सेलिंग की बात करें तो इस पर लिमिट डाला गया है ओवरऑल कॉस्ट पे, जिसमें अंदर इंटरेस्ट फ्री फीस एक्सपेंसेस सब आएंगे। ये बेंचमार्क रेट से लिंक होता है इन केस रुपी डिनोमिनेटेड ECB। सिक्योरिटी एंड गारंटी की बात करें तो मैंडेटरी होता है $5 मिलियन के ECB के ऊपर के लिए। कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉरेन करेंसी ECB बाय एलिजिबल बॉरोवर।
मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी की बात करें तो ये वैरी करता है अमाउंट और पर्पज़ के बेसिस पे 3 साल होता है सभी एंड यूज़ के लिए एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल। रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस की बात करें तो आरबीआई को रिपोर्ट किया जाएगा ऑथराइज डीलर बैंक के माध्यम से। ईसीबी से कॉम्प्लाइंस, ईसीबी के गाइडलाइन से कॉम्प्लाइंस और प्रोविजन लिया जाएगा। ईसीबी इन इंडिया रुपी इशूड ओवरसीज़ की बात करें तो प्लेन वैनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है या लिस्टेड किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज पे। होस्ट कंट्री के रेगुलेशन से कॉम्प्लाइंस बहुत ज़रूरी है। ईसीबी लिमिट और मॉनिटरिंग की बात करें तो ओवरऑल कैप होता है एलिजिबल फॉरेन कंपनी के लिए, वो है $5 बिलियन, सीबी के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। फीमा का प्रोविज़न जो है एफपीआई होल्डिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों टू वे फंजिबिलिटीज़ होता है आईडीआर के लिए, मैंने आपको पहले बताया। ईसीबी के फ्रेमवर्क रिलेवेंस की बात करें तो ईसीबी गवर्न करता है कमर्शियल लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट। ये इंश्योर करता है कि बहुत सारे पैरामीटर और गाइडलाइन से कॉम्प्लाइंस किया जाए। ये एक्सटर्नल बोरोइंग को फैसिलिटेट करता है जो हमारे एलिजिबल एंटिटीज़ हैं भारत में। ईसीबी दो तरह का होता है, एक होता है फॉरेन करेंसी ईसीबी, एक होता है इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। लैंडर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रिकॉग्नाइज लैंडर फ्रॉम एफएटीएफ या आईओएससीओ कंप्लाइंट कंट्री। स्पेशल प्रोविजन होता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के लिए। बॉरोवर के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो एमएएमपी यानी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 3 साल का होता है। स्पेसिफिक एमएएमपी होता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कुछ तरह के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 1 साल का एमएएमपी होता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। और जो वर्किंग कैपिटल ईसीबी होता है फॉरेन इक्विटी होल्डर से, उसके लिए 5 साल का एमएएमपी होता है। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग की बात करें तो ये बेंचमार्क रेट से लिंक होता है यानी एआरआर। स्प्रेड होता है 500 बीपीएस का नए ईसीबी के लिए। एग्जिस्टिंग ईसीबी जो कि लाइबॉर से लिंक है उनके लिए 550 बीपीएस का स्प्रेड होता है। अंडरराइटिंग रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो फॉरेन बैंक या सब्सिडीज, भारतीय बैंक की जो सब्सिडीज हैं वो अंडरराइट नहीं कर सकती इंडियन बैंक के इशुएंस को। प्रूडेंशियल नॉर्म सप्लाई होता है पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे अरेंजर, अंडरराइटर, मार्केट मेकर, ट्रेडर्स, ये सभी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज में ट्रेड करते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन एक्सरसाइजेबल नहीं होता है एमएएमपी के कंप्लीशन से पहले। एक्सेप्शन फॉर ए स्पेसिफिक कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज के लिए एक्सेप्शन है, यानी वो कॉल और पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एमएएमपी कैटेगरी और पीरियड की बात करें तो आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको एमएएमपी बताया गया है सभी चीज़ के लिए। सो आई हैव नॉट एडेड दैट पार्टिकुलर टेबल हेयर। जैसे देखिए दोस्तों ब्रॉड मनी के अंदर क्या आता है, M3 के अंदर क्या आता है, करेंसी, डिमांड और टाइम डिपॉजिट आता है। इसका सोर्स क्या है, पब्लिक क्रेडिट, गवर्नमेंट और फॉरेन करेंसी एसेट। मनी मल्टीप्लायर क्या करता है, आपकी इंपॉर्टेंट करेंसी के इंपॉर्टेंस को कम करता है। आरबीआई का रोल शिफ्ट हो जाता है यूटिलिटी फंक्शन में। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, मार्केट स्टेबिलिटी इंश्योर करना, और M3 का फुल कंट्रोल चाहिए होता है। रिजर्व मनी क्या होता है कि आरबीआई जो है मनी को इम्पाउंड करती है सीआरआर के माध्यम से। इसका एम होता है कि हम मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को कम कर सकें। रिजर्व एसेट की बात करें तो सीआरआर हो गया रिजर्व एसेट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है एसएलआर के लिए, वो भी हमारा रिजर्व एसेट है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये मैंडेटरी डिपॉजिट है बैंक के द्वारा, ये हमारा एनडीटीएल का एक परसेंटेज होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये प्रिस्क्राइब परसेंटेज होता है सिक्योरिटीज़ के रूप में। इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आते हैं। लिक्विडिटी टूल की बात करें तो एसएलआर है, एक सीआरआर है। एसएलआर क्या करता है, लिक्विड एसेट को मेंटेन करेगा, और सीआरआर क्या करेगा, डिपॉजिट को मेंटेन करेगा, जो कि आरबीआई डिसाइड करती है। आरबीआई लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। आरबीआई आपके एक्सचेंज रेट के वोलेटिलिटी को मैनेज करती है। क्वांटिटेटिव कंट्रोल की बात करें तो सीआरआर और एसएलआर जो है एडजस्ट करती है मनी सप्लाई को। इंक्रीज होता है लिक्विडिटी ऑब्जॉर्प्शन के लिए, डिक्रीज होता है इन्फ्यूजन के लिए। ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ट्रेजरी इंश्योर करता है सीआरआर और एसएलआर के कंप्लाइंस को। टाइमली सबमिशन होता है फॉर्म में आरबीआई को। करंट रेशियो की बात करें तो सीआरआर है, मतलब आज के डेट में ये ऑब्वियसली वेरी करते रहता है। पेनल्टीज और रेपुटेशन की बात करें तो डिफॉल्ट के कारण आरबीआई को पेनल्टी लगता है, जो कि बैंक की वायबिलिटी और रेपुटेशन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें लायबिलिटीज कंपोनेंट की तो मार्जिन, ओवरड्यू, डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग ड्राफ्ट। इसमें दोस्तों कुछ पेड अप कैपिटल और रिजर्व को एक्सक्लूड किया गया है। टाइम लायबिलिटी की बात करें तो ये फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, ये सभी इंक्लूड होगा टाइम लायबिलिटी में। सीआरआर एग्जाम्पशन की बात करें तो हमारे जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है और उसका जो अकाउंट होता है और जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, इन सभी को सीआरआर से एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीआरआर में क्या क्या बताया जा रहा है कि जो भी हमारा अनरियलाइज गेन है, जो भी सब्सिडीज़ हैं, जो भी क्लेम्स है, उसे हम लोग सीआरआर से एक्सक्लूड करेंगे। जो बिल रिडिस्काउंट है, एडवांस इनकम है, उससे भी हम लोग सीआरआर को एक्सक्लूड करेंगे। सीआरआर कैलकुलेशन में दोस्तों सीआरआर में क्या है कि बैंक ये इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, आरबीआई को सीआरआर पे इंटरेस्ट पे नहीं करती, जो कि डिपॉजिट कॉस्ट को बढ़ाता है। एसएलआर कैलकुलेशन की बात करें तो सीआरआर से सिमिलर है एसएलआर कैलकुलेशन। एसएलआर एसेट की बात करें तो एसएलआर के एसेट के अंदर कैश, गोल्ड, एप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये सभी एसएलआर के एसेट है। पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट जो है पैनल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो सीआरआर और एसएलआर चेंज जो है आपके लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो सीआरआर और एसएलआर एडजस्टमेंट जो है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी शॉर्ट में एलएएफ बोलते हैं, ये एक प्रिंसिपल टूल होता है डेली लिक्विडिटी मॉनिटरिंग के लिए। इसके अंदर आरबीआई का लैंडिंग और एक्सेप्टिंग फंड थ्रू रेपो आता है। रेपो ट्रांजेक्शन की बात करें तो बैंक बीट करती है 5 करोड़ के मल्टीपल में। रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक जो है आरबीआई को लैंड करती है एक्सेस लिक्विडिटी वाले केस में। ऑक्शन एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डेली रेपो, रिवर्स रेपो ऑक्शन होता है, मल्टीपल ऑक्शन होता है बैंक के लिक्विडिटी नीड्स के बेस्ड पे। दोस्तों आरबीआई ने कुछ स्टेप लिया है ताकि बैंक के लिक्विडिटी चैलेंज को मैनेज कर सके। एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पर्पज़ ये है कि वो डे टू डे लिक्विडिटी को मैनेज करेगा और इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम को इंश्योर करेगा। लिक्विडिटी मेजर की बात करें तो ओवरनाइट रेपो होता है एनडीटीएल के 0.25% यानी 1/4% और वेरिएबल रेट रेपो इंट्रोड्यूस। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस को फेज आउट किया गया 6 फरवरी 2015 से। नया लिक्विडिटी प्रोडक्ट 2020 में लाया गया यानी 40 डे वेरिएबल रेट रेपो और रिवर्स रेपो। दोस्तों एमएसएफ की बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, बैंक फंड को ड्रॉ करती है अप टू एक्सेस एसएलआर प्लस 2%। एफएक्स स्वैप और एसडीएफ क्या होता है, ये अमाउंट आरबीआई डिसाइड करती है। एसडीएफ ने फिक्स रेट रिवर्स रेपो को रिप्लेस कर दिया। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, ये वाइटल होता है फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट के लिए। इसका रिफॉर्म में हो सकता है इंस्टेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर एंड रिड्यूस डिले इन पेमेंट। एसडीएफ होता है दोस्तों हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जितने भी एलएएफ हैं पार्टिसिपेंट वो एलिजिबल होते हैं एसडीएफ में, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में एलिजिबल होते हैं। ये अलाउ करता है ओवरनाइट डिपॉजिट विद आरबीआई। ये रिप्लेस करता है फिक्स रेट रिवर्स रेपो। मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नैरो पॉलिसी रेट जो है ये नैरो पॉलिसी रेट कॉरिडोर फॉर फाइनल अलाइनमेंट ऑफ WCR विद रेपो रेट। रेपो रेट और मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो रेपो जो है कोई रेपो को यूज़ किया जाता है मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में। रेपो यूज़ करता है मार्केट मास्टर डायरेक्शन फॉर कॉल नोटिस एंड टर्म मनी ऑपरेशन। आरटीजीएस को लॉन्च किया गया अक्टूबर 2004 में। ये इनेबल करता है इंस्टेंट ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें बैंकों को रिक्वायर होता है कि वो सफिशिएंट फंड को मेंटेन करे आरबीआई से थ्रू आउट द डे। इन्फिनिट होता है सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर बैंकिंग। एसएफएमएस होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एसएफएमएस फैसिलिटेट करता है डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर और ऑथेंटिकेटेड मैसेज को। एनडीएस होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। इसको फरवरी 2002 में लाया गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलिंग के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सेटलमेंट और ट्रेडिंग को ऑफर करता है। मेंबरशिप जो है एनडीएस का ये ओपन होता है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। एफएक्स क्लियर और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सीसीआईएल का जो एफएक्स क्लियर है वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को मैनेज करेगा। एनडीएस और एनएसडीएल और सीएसडीएल प्रोवाइड करता है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट फॉर सेकेंडरी मार्केट इक्विटी एंड डेब्ट डील। दोस्तों साइमल्टेनियस फंड की बात करें साइमल्टेनियस फंड एंड इक्विटी ट्रांसफर एलिमिनेट सेटलमेंट रिस्क। ट्रेजरी एसेट रिस्क मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये राइज होता है मार्केट अपॉर्चुनिटी और रिस्क से। इसके अंदर दोस्तों बैलेंस शीट और मार्केट रिस्क मैनेजमेंट आता है। कंसर्न क्या है ट्रेजरी रिस्क का, क्योंकि ट्रेजरी रिस्क हाईली सेंसिटिव होता है हाई लेवरेज के कारण और लॉस पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट रिस्क। मैनेजमेंट सेंसिटिविटी की बात करें तो फंडिंग कम है, हाई लेवरेज है जो कि सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है। मार्केट रिस्क सोर्स की बात करें तो वेरिएशन हो सकता है करेंसी या सिक्योरिटी प्राइजेज में। तो हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली जो गैप है बाय और सेल लेग में उससे टाइड होता है। एक्सपोजर सीलिंग में क्या है कि लिमिट है कितना एक्सपोजर टू काउंटर पार्टी रिस्क। बैक ऑफिस इंश्योर कॉम्प्लायंस विद एक्सपोजर लिमिट। ऑब्टेन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन फॉर सेटलमेंट। लिमिट ऑन ट्रेडिंग पोजीशन, ये कंट्रोल इसको कंट्रोल किया जाता है ट्रेडिंग बुक के एक्टिविटीज़ में। फ्रंट ऑफिस एडेयर होता है पोजीशन लिमिट से। स्टॉप लॉस लिमिट को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि पोटेंशियल लॉस को कवर कर सके। उसके अलावा दोस्तों प्री डिटरमाइंड लिमिट होता है बहुत सारे तरह के ट्रांजेक्शन के लिए और एक प्रोएक्टिव मेजर होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मिड ऑफिस ओवरसाइट क्या होता है, ये मॉनिटर करता है रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस को। ये इंश्योर करता है कि रिस्क पॉलिसी से एडहेयर किया जा रहा है। फ्रंट और बैक ऑफिस के साथ कोलैबोरेट करेगा मिड ऑफिस। प्रिवेंटिव मेजर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, एक्सपोजर सीलिंग, ट्रेडिंग लिमिट, ठीक है, ये सभी ये प्रिवेंटिव स्टेप के रूप में काम करते हैं। फिर दोस्तों ये इसका एम होता है कि हम एक्सेसिव रिस्क को अवॉइड करें। मिडिल ऑफिस फंक्शन की बात करें तो रिस्क को मैनेज करना, एमआईएस मैनेज करना। एमआईएस होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग को वैलिडेट करेगा, डेली वैल्यूएशन को कंडक्ट करेगा। इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो एक होता है पोजीशन लिमिट, ये एक्सेसिव रिस्क को प्रिवेंट करेगा। स्टॉप लॉस लिमिट, ये लॉस को लिमिट करेगा। डील साइज लिमिट, ये ट्रांजेक्शन वैल्यूज़ को कैप करेगा। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट लिमिट्स। ओपन पोजीशन की बात करें तो डे लाइट लिमिट होता है जो कि इंट्राडे पोजीशन है। ओवरनाइट लिमिट जो है वैसा पोजीशन जो कि ओवरनाइट हेल्ड होता है। एग्रीगेट लिमिट करेंसी वाइज होता है, रुपीज़ में होता है। एग्रीगेशन की बात करें तो नेट पोजीशन होता है यूएसडी और रुपीज़ में। ये इंश्योर करता है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। मार्केट रिस्क के कंपोनेंट की बात करें तो एक होता है लिक्विडिटी रिस्क जो कि हमारे इसका ये गैप जो है हमारी सॉल्वेंसी को इम्पैक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट ये जो है प्रॉफिट को इरोड करेगा। करेंसी ये एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन के कारण आएगा। लिक्विडिटी रिस्क आता है कैश फ्लो गैप के कारण, इस कारण से हाई बोरोइंग कॉस्ट हो जाता है जिस कारण से हमारा जो है कंटीजेंट प्लानिंग क्या होता है कम हो जाता है।
इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है हमारा एसेट और लायबिलिटी मिसमैच के कारण आता है। ये इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट को इफेक्ट करेगा, ये नेट अर्निंग को इम्पैक्ट करेगा। करेंसी रिस्क हमारे इंटरेस्ट रेट डायनेमिक से लिमिटेड है, ये ग्लोबल फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, ये कनेक्टेड होता है इकोनॉमिक ट्रेंड से। IBS की बात करें तो ये हमारा मार्केट BIS होता है मार्केट रिस्क, ये एडवर्स इंपैक्ट फ्रॉम मार्केट में मूवमेंट में का जो एडवर्स इंपैक्ट होता है वो मार्केट रिस्क में आता है। इंटरेस्ट रेट वर्सेस एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट होता है डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट होता है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ करेंसी। इक्विटी मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, स्टॉक प्राइस जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, ये लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट को और एक्सचेंज रेट को रिफ्लेक्ट करता है, ये बहुत ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। कमोडिटी मार्केट लिंकेज की बात करें तो कमोडिटी प्राइस जो है इकोनॉमिक फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। ट्रेजरी गोल्ड प्राइस को ऑब्जर्व करेगा, एक्सचेंज रेट को ऑब्जर्व करेगा। मार्केट वल्नरेबिलिटी फॉर टू स्पेकुलेशन, परसेप्शन ऑफ फ्यूचर चेंज ड्राइव, मतलब फ्यूचर में क्या चेंज होने वाले हैं इसका परसेप्शन मार्केट को ड्राइव करता है। ट्रेजरी का जो ट्रेडिंग होता है इसके अंदर स्पेकुलेशन आता है। मार्केट रिस्क ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट करेगा और ट्रांजेक्शन वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा, प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। ट्रेजरी का क्या रोल है रिस्क मैनेजमेंट में, ट्रेजरी जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से लिंक्ड होता है। ट्रेजरी इनपुट प्रोवाइड करता है ALM के लिए, रिस्क सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करता है। रिस्क मेजर की बात करें तो VAR यानी वैल्यू एट रिस्क, ये इंडिकेट करता है वर्स्ट पॉसिबल रेट मूवमेंट को, इसे डिफाइन, ये कॉन्फिडेंस लेवल को डिफाइन करता है, टाइम पीरियड को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि ओवरनाइट VAR है 45 पैसे का USD INR एट 95%, सो इस प्रकार से इसे इंडिकेट किया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल और टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी को मेजर करता है कि बॉन्ड प्राइस हमारा कितना सेंसिटिव है रेट चेंज होने से। ये टाइम रिफ्लेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट टू रिकवर, यानी कितना समय लगेगा इन्वेस्टमेंट को कि अपना इनिशियल प्राइस को रिकवर कर ले। VAR कैलकुलेशन की बात करें तो VAR मैंने आपको पहले बताया कि वर्स्ट कैलकुलेशन को मेजर करता है, वर्स्ट मार्केट रेट को मेजर करता है। जैसे मान लीजिए कि ओवरनाइट VAR है 1 साल के GS के लिए 0.35%, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 5% चांस ऑफ एक्सीडिंग VAR है। तो VAR अप्रोचेज की बात करें तो पैरामेट्रिक, मोंटे कार्लो, हिस्टोरिकल डेटा, ये सभी हमारे VAR के अप्रोच हैं। VAR यूटिलिटी की बात करें तो ये आसान कंसेप्ट है, सिंगल है, सो इट इज़ VAR यूटिलिटी इज़ एन ईजी कंसेप्ट, इट इज़ एक्सेस। तो VAR को अब यूज़ करते हैं ट्रेजरी फॉर रिस्क असेसमेंट। VAR का लिमिटेशन है कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, बैक टेस्टिंग आपके मॉडल को एसेस करता है। ड्यूरेशन कंसेप्ट की बात करें तो ड्यूरेशन कंसेप्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए, ये YTM के बॉन्ड के YTM से लिंक होता है ड्यूरेशन, और वाइडली यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट में। YTM होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, किसी बॉन्ड पे जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ड्यूरेशन कैलकुलेशन की बात करें तो वेटेड एवरेज रिकवरी टाइम रिफ्लेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, ये मैनेज करता है बॉन्ड इंटरेस्ट एंड रेट रिस्क। सो सिक्योरिटी ओवरव्यू की बात करें तो ट्रेजरी इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड को ट्रेड किया जाता है डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। YTM क्या रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैश फ्लो, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस की बात करें तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है राइजिंग यील्ड और फॉलिंग प्राइस। यील्ड लिमिटेशन की बात करें तो सेम YTM डज नॉट इम्प्लाई सिमिलर प्राइस वोलेटिलिटी। ड्यूरेशन कंसेप्ट क्या होता है, वेटेड एवरेज लाइफ ऑफ बॉन्ड कंसीडर करता है पीरियोडिसिटी ऑफ कूपन पीरियड। मैक्लॉड ड्यूरेशन क्या होता है कि मल्टीप्लाई प्रत्येक कैश फ्लो पीरियड को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू से और एग्रीगेट रिजल्ट को डिवाइड कर लीजिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू से, ये आपको मैक्लॉड ड्यूरेशन मिल जाएगा। डेरिवेटिव को यूज़ किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्लाइंट नीड के लिए, ट्रेडिंग के लिए। वैल्यू ड्राइव होता है अंडरलाइंग मार्केट से, जैसे कि फॉरेक्स, बॉन्ड और कमोडिटी। डेरिवेटिव की बेसिस की बात करें तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारे अंडरलाइंग एसेट से टाइड होता है। OTC वर्सेज एक्सचेंज रेट की बात करें तो OTC कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए, जबकि एक्सचेंज रेट क्या होता है, सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर एक्सचेंज पे। फिर दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर एक्सचेंज पे होता है उसे हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे CME, यूरेक्स, NSE, MCX। RBI रेगुलेट करती है रुपी डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव बहुत सारे मार्केट को कवर करता है, इवेंट को कवर करता है, जैसे कि वेदर कंडीशन। OTC कस्टमाइज बैंक ऑफर्ड काउंटर पार्टी रिस्क है जो कि फिजिकल सेटलमेंट होता है मेनली फॉर हेजिंग। एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, मोस्टली कैश सेटलमेंट होता है, इसको हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों डेरिवेटिव के टाइप की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट OTC है, फ्यूचर डिलीवरी एट फिक्स रेट होता है, ऑप्शन के अंदर राइट टू बाय, राइट टू सेल एट सेल प्राइस। स्वैप होता है एक्सचेंज कैश फ्लो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यूजेस की बात करें तो पहला यूज है हेजिंग का, दूसरा यूज है ट्रेडिंग का। तो बैंक और कॉर्पोरेट जो है हेजिंग को यूज़ करती है रिस्क मिटिगेशन के लिए, और लार्जर जितना ज़्यादा बैंक का ट्रेड ज़्यादा होगा तो इंडिविजुअल इन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड फिक्स रेट थ्रू एक्सचेंज का सबसेट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडिविजुअल कॉर्पोरेट और एंटिटीज़ के लिए ओपन होता है। डेरिवेटिव का फोकस है कि करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, ये मेन तरह के डेरिवेटिव है भारत में, इसको रिस्क को हेज करने के लिए यूज
यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करता है, इंपोर्टर को प्रोटेक्ट करता है करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से। डिलीवरी जो है एक्सपायरी डेट पे होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को रिफ्लेक्ट करेगा और ये प्रीमियम पे हो सकता है या डिस्काउंट पे हो सकता है। फॉरवर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये अलाउ करता है डिलीवरी को 1 महीने के अंदर, इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए। फॉरवर्ड प्रीमियम को कोट किया जाएगा ऑप्शन पीरियड के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है रिस्क को रेट को फिक्स करेगा, जो मार्केट मूवमेंट में बेनिफिट है उसे एलिमिनेट करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडियल होता है जीरो रिस्क को अचीव करने में, लेकिन जो हमारा फेवरेबल मार्केट रिस्क का एडवांटेज है उसे लैग करता है। ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन अलाउ करता है कि आप प्री डिटरमाइंड रेट पे बाय करें। पुट ऑप्शन आपको परमिट करता है कि आप प्री डिटरमाइंड रेट पे बेचें। स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट 2 की कंपोनेंट होता है। ऑप्शन टाइप में सबसे पहले अमेरिकन ऑप्शन होता है, जिसको आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दोस्तों यूरोपियन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरी डेट पे, जो कि भारत में यूज़ किया जाता है। करेंसी ऑप्शन में कॉल यानी बाय, पुट यानी सेल, फिक्स रेट या एक्सपायरी पे। सेटलमेंट जो है रेट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। आईटीएम बेटर है, एटीएम सेम होता है, ओटीएम वर्स होता है। ऑप्शन प्रेफरेंस की बात करें तो इंटरनल वैल्यू आईटीएम या जीरो। तो ऑप्शन फीचर की बात करें तो बायर्स का राइट होता है, सेलर का ऑब्लिगेशन होता है। स्मॉल अपफ्रंट प्रीमियम दिया जाता है, हाईली लिवरेज होता है। वोलेटिलिटी, मैच्योरिटी, रेट, स्ट्राइक से इन्फ्लुएंस होता है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन प्राइसिंग की बात करें तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू है वो जो कि प्रीमियम को डिसाइड करती है। आईटीएम का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा कॉस्ट करता है। टाइम वैल्यू लिंक टू मैच्योरिटी। करेंसी ऑप्शन में 2 लेग होता है, एक होता है यूएसडी पुट और जेपीवाई कॉल। अंडरलाइंग प्रोडक्ट की बात करें तो ऑप्शन जो है करेंसी, बॉन्ड या इक्विटी से रिलेट होता है। ऑप्शन को यूज़ करते हैं रिस्क ट्रांसफर के लिए और रिस्क मिटिगेशन के लिए। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो एक राइट होता है कि हम खरीदें या बेचें इक्विटी को स्ट्राइक प्राइस पे। ये अवेलेबल होता है इंडिविजुअल स्टॉक के लिए, स्टॉक इंडिसेस के लिए। प्लेन वैनिला और स्ट्रक्चर ऑप्शन क्या होता है? प्लेन वैनिला एक सिंपल और अनकंडीशनल ऑप्शन है। स्ट्रक्चर ऑप्शन के अंदर जीरो कॉस्ट और बैरियर ऑप्शन आता है। एक्सोटिक ऑप्शन कॉम्प्लेक्स होता है, रिस्की प्रोडक्ट बंडलिंग, बहुत सारे रिस्क को बंडल करता है प्रोडक्ट। दोस्तों फॉरवर्ड से कंपैरिजन की बात करें तो दोनों एक्सचेंज रिस्क को हेज करता है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। ऑप्शन जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, फॉरवर्ड क्या करता है? अपॉर्चुनिटी बेनिफिट को लैग करता है। ऑप्शन एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे, एक्सपायरी पे। होल्डर के पास राइट होगा लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा रेट को चूज़ करना। होल्डर जो है बेटर रेट को चूज़ करेगा। कोटेड रेट इंक्लूड बैंक मार्जिन। ऑप्शन प्रीमियम डिटरमाइंड। ऑप्शन के प्रीमियम को डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स हैं स्ट्राइक, वोलेटिलिटी और रेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑप्शन के टाइप्स की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे के ऑप्शन होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। काउंटर पार्टी और मार्केट रिस्क की बात करें तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, कोई मार्केट रिस्क नहीं होगा यदि ये लिक्विड है तो। प्लेन वेनिला ऑप्शन हैव नो मार्केट रिस्क। ऑप्शन बायर वर्सेस सेलर। सेलर के पास अनलिमिटेड रिस्क होता है, बायर के पास फुल अपसाइड होता है। स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट प्रोडक्ट की बात करें तो ऑप्शन को यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट प्रोडक्ट में। फ्यूचर का बेसिस की बात करें तो फ्यूचर को ट्रेड किया जाएगा फ्यूचर एक्सचेंज पे। सेलर डिलीवर करेगा स्पेसिफिक एसेट को फिक्स प्राइस पे। फाइनेंशियल और कमोडिटी फीचर की बात करें तो फाइनेंशियल फीचर को करेंसीज, रेट्स और इक्विटी के लिए यूज़ किया जाएगा। स्टैंडर्ड साइज प्रीफिक्स्ड सेटलमेंट डेट के लिए यूज़ किया जाएगा। करेंसी फीचर को ट्रेड किया जाएगा बहुत सारे करेंसीज के लिए, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, सीएडी इंक्लूडेड। फ्यूचर बेसिस की बात करें तो फ्यूचर एक एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, ईटीएफ बोलते हैं। फिक्स फ्यूचर डिलीवरी होता है, प्राइस होता है। फॉरवर्ड से क्या अंतर होता है फ्यूचर का कि इट हैज लाइक एन काउंटर पार्टी, डेली मार्क टू मार्क सेटलमेंट। फिर एक्टिव डेली ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज। इंडियन करेंसी फीचर की बात करें तो यूएसडी वर्सेस आईएनआर सिंस अगस्त 2008। क्रॉस करेंसी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लेट 2009। इंटरेस्ट रेट फीचर की बात करें तो दोस्तों इसे फिक्स इनकम सिक्योरिटी से टाई किया जाता है। हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क, प्राइस रिस्पॉन्ड टू रेट एक्सपेक्टेशन, हेजिंग विथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इन्वर्स रेट एंड बॉन्ड प्राइस रिलेशनशिप। आपको पता ही होगा कि बॉन्ड प्राइस और रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR बोलते हैं इसे। यूरो डॉलर बॉन्ड यूज अल्टरनेटिव रेट्स। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं। रुपी IRF इंडिया की बात करें तो ये 2003 में लॉन्च हुआ था, इसको रिलॉन्च किया गया अगस्त 2009 में। कॉन्ट्रैक्ट था 2 लाख का, बेस्ड ऑन 6, 10, 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बेसिक रिस्क की बात करें फ्यूचर में तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमें 560-700 US डॉलर को हेज करना है तो इसके लिए हमको 561 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। IRS को फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज होता है, इंटरेस्ट फ्लो का एक्सचेंज होता है एसेट और लायबिलिटीज़ पे। दोस्तों नोशनल अमाउंट जो है आपके स्वैप वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों एक होता है शिफ्ट रेट कैलकुलेशन बेसिस, यानी फिक्स से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग टू फिक्स। जो हमारा कैश फ्लो का जो एक्सचेंज होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि स्वैप ने फिक्स किया 7% डिवेंचर रेट टू ट्रेजरी बिल प्लस 2% फ्लोटिंग, ठीक है। कैलकुलेशन एंड नेटिंग इन IRS क्या होता है कि ये नोशनल अमाउंट पे डिपेंड करता है। बैंक पे करती है फिक्स्ड, कंपनी पे करती है फ्लोटिंग। एक्चुअल पेमेंट को नेट आउट किया जाता है। IRS जो है फ्लोटिंग रेट पेमेंट हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो यूजफुल होता है एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट पेमेंट के लिए। बेंचमार्क रेट टाइट किया जाता है, रिस्क फ्री रेट जैसे कि SOFR
यह है माइवॉर। कॉमन होता है डेप्थ और बैंक लेंडिंग में। रेट कैलकुलेशन की बात करें तो माइवॉर डेली बाय माइवॉर का रेट जो FBIL देती है, CMS गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड यूजुअल है, FIMMD स्टैंडर्डाइज करती है प्रैक्टिस को। माइफॉर बेंचमार्क की बात करें तो डेली रिटर्न रेट कंबाइन करती है अल्टरनेटिव रेट को और USD INR फॉरवर्ड प्रीमियम को। ये लिमिटेड होता है इंटर बैंक यूज़ के लिए। IRS की वैरायटी की बात करें तो OTC होता है, ओवर द काउंटर होता है बैंक से, क्वांटो, कूपन, नॉकआउट स्वैप। ये टेलर्ड होता है क्लाइंट के नीड के लिए। क्लाइंट ड्रिवन IRS की बात करें तो ये मैच करेगा बॉरोवर को बिजनेस साइकिल में। IRS को ट्रेजरी में कहाँ यूज़ किया जाता है तो ये ट्रेजरी में IRS क्या करता है, नेट पोजीशन मैनेज करेगा, एसेट लायबिलिटी मिसमैच को मिटिगेट करेगा। काउंटर पार्टी रिस्क की बात करें तो काउंटर पार्टी रिस्क लिमिटेड होता है नेट इंटरेस्ट पेबल के लिए। दोस्तों फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को शॉर्ट में FRA बोलते हैं। ये IRS को कम्प्लीमेंट करता है सिंगल फीचर पेमेंट के लिए। ये रेट होता है रिस्क फ्री ट्रेजरी यील्ड कर्व। करेंसी स्वैप बेसिस की बात करें तो ये एक्सचेंज करता है कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट या दोनों को कवर करेगा। क्लाइंट जो है चूज़ करती है कि हम रिस्क को हेज करेंगे टुगेदर या सेपरेटली। करेंसी मिसमैच की बात करें तो इसे तब इशू किया जाता है जब लोन करेंसी जो है रेवेन्यू करेंसी से अलग हो। जैसे मान लीजिए कि जर्मन इन्वेस्टर को रुपी चाहिए तो इंडियन कंपनी को यूरो चाहिए फ्रेंच एक्विजिशन के लिए। बैंक का क्या रोल है, बैंक जो है स्वैप को ऑफर करती है ताकि करेंसी डिमांड को ब्रिज कर सके। हिस्टोरिकल लॉजिक की बात करें तो डोमेस्टिक फर्म जो है स्वैप को यूज़ करती है इंटरेस्ट रेट के एडवांटेज के लिए। ऑपरेशन ऑफ करेंसी स्वैप की बात करें तो एक होता है POS यानी प्रिंसिपल ओनली स्वैप। ये फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट को पे करेगी और रिपे करेगी प्रिंसिपल को डोमेस्टिक करेंसी में। एक होता है COS यानी कूपन ओनली स्वैप। ये फॉरेन करेंसी लोन को ही यूज़ करेगी और इंटरेस्ट को स्वैप करेगी डोमेस्टिक करेंसी से। P+I स्वैप क्या होता है, एलिमिनेट करता है करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स को। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे करेगी डोमेस्टिक करेंसी में। कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्वैप कंबाइन करता है फॉरवर्ड रेट को और इंटरेस्ट रेट स्वैप रेट को। IRS के यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ है कॉर्पोरेट हेज विद IRS, बैंक, म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज फॉर हेजिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी। रेगुलेशन की बात करें तो RBI डेरिवेटिव कैपिटल के रूल को सेट करेगा। ISDA मास्टर एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ISDA डॉक्यूमेंटेशन ISD के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है। मास्टर एग्रीमेंट, स्केड्यूल, ट्रेड कन्फर्मेशन, ये सभी हमारे ISDA डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें तो ट्रेड कन्फर्मेशन इज ग्रेटर देन स्केड्यूल ग्रेटर देन मास्टर एग्रीमेंट। RBI का क्या मूव है, बैंक जो है IRS को ट्रेड करेगी, केवल हेज ही नहीं करेगी। इनिशियली जो है बेंचमार्क को लिमिट किया गया, लेकिन अब जो है MIFOR को अलाउ किया गया है। डेली जुरिडिक्शन अंडर ISDA फॉर ग्लोबल बैंक। माइफॉर बेंचमार्क की बात करें तो माइफॉर लाइवर और फॉरवर्ड प्रीमियम को कंबाइन करके माइफॉर बनता है। ये एक्टिव फॉरेक्स मार्केट स्वैप के लिए यूज़ किया जाता है। ये 5 बजे शाम में पब्लिश किया जाता है और ये लाइवर पे बेस्ड होता है। डेली जुरिडिक्शन की बात करें तो बैंक जो कि ISDA ऑप्शन के अंदर है इंडियन और कॉमन लॉ के लिए। रिपोर्टिंग OTC फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ऑन CCIL, कॉन्फिडेंशियलिटी विद FDI, FMMIDA, PDAI। USD रुपी ऑप्शन की बात करें तो 2003 में आया था। ये हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है बैंक या कॉर्पोरेट के द्वारा। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन की बात करें तो प्लेन वैल्यू ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। प्रोडेंशियल रिक्वायरमेंट, नेट वर्थ जो है 500 करोड़ का, CRAR 10% का, नेट प्रॉफिट 3 साल का। पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया क्या होता है दूसरे बैंक के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव एज क्लाइंट। ऑप्शन यूजेस गाइडलाइन, एक्सपोर्टर इंपोर्टर फॉर ट्रेड, एलिजिबल लिमिट डिटरमाइंड बाय टर्नओवर। दोस्तों AD कैटेगरी 1 बैंक की बात करें तो बोर्ड अप्रूव्ड होता है ऑन अकाउंट एंड क्लाइंट ट्रेडिंग, मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट। बैंक क्राइटेरिया की बात करें तो AD कैटेगरी 1 बैंक को प्रूडेंशियल स्टैंडर्ड को मीट करना होता है। कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन कर सकती है रेगुलेटरी अप्रूवल के साथ। ऑपरेशनल लिमिट्स की बात करें तो AD कैटेगरी 1 बैंक जो है ऑपरेट होती है NOP और AG लिमिट के अंदर। ऑप्शन इम्पैक्ट करता है NOP और AG लिमिट को। मार्किंग एंड पॉलिसीज़ की बात करें तो डेली मार्किंग फॉर ऑल पोजीशन, इंटरनल पॉलिसी, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, गाइड, डेरिवेटिव यूज। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट 2007 में मॉडिफाई किया गया 2011 में। तो कॉर्पोरेट एलिजिबल विद बोर्ड अप्रूव्ड रिस्क पॉलिसी। क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव में देखिए यूरो USD, GBP USD, USD GPY, इन सभी को अलाउ किया जाता है। और न्यू कॉन्ट्रैक्ट फीचर की बात करें तो पार्टिसिपेंट जो है ट्रेड कर सकते हैं बिना अंडरलाइंग एक्सपोजर का, फॉलोइंग पोजीशन लिमिट। AD कैटेगरी 1 बैंक ट्रेड करते हैं NOPL से, इंश्योर करते हैं USD INR कॉम्प्लाइंस। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन की बात करें तो RBI ने इंटरेस्ट रेट ऑप्शन को लाया था जनवरी 31, 2017 में। इसको अलाउ किया गया है SBI, SEBI के एक्सचेंज में पे और OTC पे। टाइप ऑफ ऑप्शन की बात करें तो यूरोपियन कॉल पुट, कैप्स, फ्लोर, कॉलर्स, एक्सरसाइज ऑन प्री डिटरमाइंड रेल। दोस्तों बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो FBIL को फॉर्म किया गया 2014 में। FIMDA, FEDI और IBI ने मिलकर बनाया था। ये मनी मार्केट को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, फॉरेक्स बेंचमार्क को मैनेज करती है। इसका एम होता है इंटीग्रिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और प्रिसीजन के लिए। इसे स्टार्ट किया गया FBIL ओवरनाइट माइवर इन 2015।
FBIL का ऑप्शन की बात करें तो ये कैलकुलेट करती है ओवरनाइट माइबॉर फ्रॉम NDS कॉल डेटा, ये अनाउंस करती है डेली रेट पे 10:45 पे, और ये कमिटेड है अनबायस्ड डेटा ड्रिवन बेंचमार्क से। बैंकिंग एसेंस की बात करें तो मैच्योरिटी का रिस्क को बैलेंस करना, बहुत सारे मैच्योरिटी डिपॉजिट को कलेक्ट करना। डिपॉजिट डायनेमिक की बात करें तो बैंक जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है अप टू 10 ईयर्स, प्रीफर करती है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को। रिस्क हैंडलिंग की बात करें तो क्रेडिट रिस्क को ट्रेडिशनली मैनेज करना, मार्केट रिस्क को फेस करना। मार्केट रिस्क एग्जांपल बताएं, नेगेटिव अर्निंग होगा यदि फिक्स रेट क्लैश करेगा फॉलिंग रेट से। ALM होता है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये सेफगार्ड करता है आपके नेटवर्थ को, ये बैलेंस शीट के रिस्क को मैनेज करता है। लिक्विडिटी रिस्क के कारण हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा, क्रिटिकल होता है बैंक के लिए कि वो लिक्विडिटी को प्रॉम्प्टली मैनेज करे। एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्या होता है कि कैश फ्लो मिसमैच, जो कि हमारे एसेट लायबिलिटी मिसअलाइनमेंट के कारण जो भी कैश फ्लो मिसमैच आता है, इसका फोकस होता है कि हम इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करें। लिक्विडिटी का सोर्स क्या होता है, कैश सरप्लस हो गया, क्रेडिट लाइन हो गया, लिक्विफाइबल सिक्योरिटीज़ हो गए। और एसेसिंग आप क्या करते हैं कि जो हमारा अवेलेबल कैश है उसको इमीडिएट लायबिलिटीज़ के साथ एसेस करना, यही हमारा की रोल है। लिक्विडिटी गैप पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव गैप हो सकता है, वो डिपेंड करता है एसेट और लायबिलिटी के वेरिएशन पे। इसे एग्जामिन किया जाता है स्पेसिफिक टाइम बैंड में मैच्योरिटी मिसमैच के लिए। RBI का गाइडलाइन क्या है, स्पेसिफिक टाइम बैंड है लिक्विडिटी गैप को मेजर करने के लिए। नेट कुमुलेटिव नेगेटिव मिसमैच पे कैप डाल दिया गया है अलग अलग टाइम बकेट में। कंटीजेंसी मेजर की बात करें तो बैंक जो है मेजर को आउटलाइन करेगी अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट पॉलिसी में। इसके अंदर स्टैंड बाई क्रेडिट लाइन आएगा, इंक्लूड किया जाएगा ताकि लिक्विडिटी के शॉर्टफॉल को हम लोग टैकल कर सकें। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो NII का फुल फॉर्म होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम रिस्क जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट बदल रहा है उसके कारण से हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम पे रिस्क आता है। जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ डिपॉजिट किया गया 5% पे और उसको हमने 7% के लोन में इन्वेस्ट कर दिया, तो NII इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे डिपॉजिट रेट चेंज होगा तो वैसा ही NII इम्पैक्ट होगा। रिप्राइजिंग रिस्क की बात करें तो हमारा जो एसेट और लायबिलिटी में जो मिसमैच होता है वो आपके वो रिप्राइजिंग डेट्स को आता है। ALM जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम बकेट में एनालिसिस के लिए। गैप मेजरमेंट जो होता है टाइम बकेट में रेट सेंसिटिव एसेट और रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ के लिए। इसको बहुत सारे मैट्रिक्स के माध्यम से हम लोग मॉनिटर करते हैं। रिस्क मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि फिक्स और फ्लोटिंग रेट के बीच में आप स्वैप कर रहे हैं डेरिवेटिव के साथ। RBI का कैपिटल एडिक्वेसी को मैंडेट करता है कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, एडिशनल कैपिटल फॉर डेरिवेटिव यूज। Basel III का जो सिम्प्लीफाइड अप्रोच है उसे सिम्प्लीफाइड अप्रोच अंडर Basel III। बहुत सारे मेथड्स होते हैं बैंक के साथ, सोफिस्टिकेटेड डेरिवेटिव के साथ। ALM मेजरमेंट मेथड की बात करें तो गैप मेजरमेंट एक मेथड है, इसके अंदर VAR, प्रेजेंट वैल्यू, ड्यूरेशन, सिमुलेशन, ये सभी दूसरे मेथड होते हैं। डिपॉजिटर कंफर्ट यानी इंडियन डिपॉजिटर जो है प्रीफर करते हैं फिक्स रेट को। MCLR को इंट्रोड्यूस किया गया, MCLR ने फ्लोटिंग रेट को इंट्रोड्यूस किया था एडवांस के लिए। ट्रेजरी का क्या रोल है ALM में, ट्रेजरी मैनेज करता है फंड को, लिक्विडिटी को एड्रेस करेगा और इंटरेस्ट रेट रिस्क को एड्रेस करेगा। ये कोर बैंकिंग को कनेक्ट करेगा फाइनेंशियल मार्केट के साथ, जो कि जिससे मार्केट रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा। मिसमैच और गेन की बात करें तो मिसमैच इनहेरेंट होता है, बैंक उससे प्रॉफिट कमाती है। ट्रेजरी का इन्वॉल्वमेंट, ट्रेजरी डेरिवेटिव को यूज़ करता है गैप ब्रिजिंग के लिए, रेजिडुअल रिस्क को हेज करता है। मार्केट रिस्क इन ट्रेजरी, तो दोस्तों ट्रेजरी एक्सपोज है लेकिन रिस्क जो है ऑफसेट किया जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी ट्रेजरी प्रोडक्ट, तो ट्रेजरी प्रोडक्ट जो है क्रेडिट को रिप्लेस कर दिया। इंटीग्रेटेड ALM जो है डीलिंग रूम का पार्ट होता है। ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ALCO एसेट लायबिलिटी कमेटी फॉर रिस्क एंड पॉलिसी। डेरिवेटिव की बात करें ALM में तो डेरिवेटिव आपकी लिक्विडिटी को मैनेज करेगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करेगा। डेरिवेटिव इफेक्टिव होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए कम से कम कैपिटल के साथ। डायनेमिक हेज मैनेजमेंट की बात करें तो डेरिवेटिव को डायनेमिक हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्वैप प्रोटेक्शन, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन सेपरेट होता है बैंकिंग से। स्वैप जो है 3 मंथ के डिपॉजिट को देखने लगता है कि 3 साल का डिपॉजिट है। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज में क्या होता है कि स्वैप फिक्स लोन रेट टू द ट्रेजरी बिंग लिंक TB लिंक्ड। करेंसी आर्बिट्रेज में क्या होता है दोस्तों, करेंसी आर्बिट्रेज में आप USD में खरीदिए, रुपीज़ में लैंड कीजिए। ट्रेजरी जो है फॉरवर्ड प्रीमियम पे करेगा एक्सचेंज रिस्क के लिए। करेंसी मिसमैच को हेज करना, आप ऑप्शन को यूज़ कीजिए फॉरेन करेंसी लोन रिपेमेंट के लिए। प्रोटेक्ट करता है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल के वैल्यूज़ को। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो ट्रेजरी हेल्प करता है प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट और लोन जो है पॉपुलैरिटी गेन करता है। डेरिवेटिव की लिमिटेशन की बात करें तो डेरिवेटिव इफेक्टिव होता है रैशनल प्रोडक्ट प्राइसिंग के साथ। रेजिडुअल रिस्क रिमेन होता है। क्रेडिट रिस्क इन ट्रेजरी, तो क्रेडिट रिस्क मेनली कंसर्न होता है काउंटर पार्टी डीलिंग से। ये एक्सपोजर लिमिट और रिस्क नॉर्म से गवर्न होता है। क्रेडिट डेरिवेटिव की बात करें तो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना। क्रेडिट डिफॉल्ट नोट इसके अंदर आता है। CDS जिसको बोलते हैं हम लोग, CDN। दोस्तों रिस्क फैक्टर की बात करें तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है प्रोटेक्शन में। लिवरेज का इंपैक्ट क्या होता है, हाईली लिवरेज है, प्रॉफिटेबल है, क्राइसिस के कारण बेल आउट होता है ड्यू टू वैनिशिंग प्रोटेक्शन। RBI का कॉशन है भारत में तो केयरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव, ये अलाउ करता है सिंगल नेम जैसे CDS ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड। मार्केट मेकर बैंक
प्राइमरी डीलर NBFCs, यूज़र बैंक, प्राइमरी डीलर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। RBI का क्या गाइडलाइन है? RBI नॉर्म्स को डिफाइन करती है मार्केट मेकर के लिए, फिर स्पेसिफाई करती है ऑपरेशनल गाइडलाइन और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत जरूरी है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में। ट्रेजरी जो है रेशनल कॉस्ट को सेट करेगा, रिटर्न फॉर बैंक रिसोर्सेज एंड एसेट। प्राइसिंग फाउंडेशन की बात करें तो ट्रेजरी सेट करता है प्राइजेस को मार्केट के रेट के बेसिस पे। ये इंटरेस्ट, हेजिंग और रिजर्व कॉस्ट को कंसिडर करेगा। पॉलिसी रेट की बात करें तो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना, आइसोलेट करना क्रेडिट डिपार्टमेंट प्रॉफिट टू द क्रेडिट रिस्क। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मल्टी ब्रांच सेटअप में बहुत वाइटल है, एसेस करता है प्रॉफिट को कंसिडरिंग रिस्क। इंटीग्रेटेड पॉलिसी की बात करें तो ALM कवर करेगा, लिक्विडिटी कवर करेगा, डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट और कंपोजिट रिस्क। RBI की क्या रिक्वायरमेंट है? RBI की रिक्वायरमेंट है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को इंक्लूड किया जाए, हेजिंग पॉलिसी को इंक्लूड किया जाए। ये एक्सक्लूड करता है क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम आल्को फोकस। तो ये था हमारा मॉड्यूल सी का कंप्लीट रिवीजन। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैंने क्विकली रिवाइज किया आपको 1 घंटे के अंदर, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। तो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो वंस मोर टू रिवाइज इट। एंड हमारा ए और बी मॉड्यूल ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे। और फ्रेंड्स, आपको यदि PDF की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके अपडेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।